प्यारे बच्चों, आज हम अपना 5वां अध्याय आरंभ करेंगे जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। यायावर आपको पहले बताया हुआ है कि यायावर से क्या अभिप्राय है। वो लोग जो घुमक्कड़ होते थे या खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, एक स्थान पर टिककर नहीं रहते थे, वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, वो यायावर साम्राज्य। लेकिन अगर यायावर थे तो उसे साम्राज्य कैसे कहा जा सकता है। तो पहले ये यायावारी थे, एक खानाबदोश समूह जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता था, बहुत से विभिन्न कबीलों में विभाजित था। लेकिन बाद में इन्हीं कबीलों में से एक प्रसिद्ध बहादुर चंगेज़ खान ने सभी कबीलों को एकत्रित करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और क्योंकि ये यायावर समुदाय से संबंधित था इसीलिए इसे यायावर साम्राज्य का नाम दिया गया। तो हमें यायावर साम्राज्य के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यायावर कौन थे और किन्होंने यायावर साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद इसके जो विषय हैं उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। मंगोल मध्य एशिया में रहने वाला एक यायावर समूह था। ठीक है। यायावर जो साम्राज्य हम पढ़ रहे हैं उसमें मुख्य जो हैं वो कौन है, मंगोल, जो कहाँ रहते थे, मध्य एशिया में, और कैसा जीवन व्यतीत करते थे, यायावर या खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। ये घुमक्कड़ होते थे, एक स्थान पर टिककर नहीं रहते थे, और इसके अतिरिक्त पशुपालक और शिकारी संग्राहक थे। ठीक है। ये विभिन्न कबीलों में विभाजित थे। ये बहुत ही बहादुर, निडर और असभ्य होते थे, जिन्हें लूट मार करने, आग लगाने, लोगों की वध करने या हत्या करने में आनंद आता था। इन्हें लोग शैतान या दैत्य के नाम से भी जानते हैं। ये जहाँ भी गए शहरों को नष्ट भ्रष्ट इन्होंने कर दिया और निर्दोष लोगों का वध कर दिया। उनके सामने जो भी आता था, चाहे पुरुष है, स्त्री है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी है, उनके सामने सब एक समान थे। उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबकी हत्या कर दी, और उन्होंने मध्य एशिया के अनेकों राज्यों को लूटमार करके उजाड़ दिया था। सुंदर सुंदर स्थानों को उन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इतिहास में विद्वानों ने उनके बारे में कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। वो कहते हैं कि उनकी आवाज़ इस प्रकार पहाड़ों में गूंजती थी मानो आकाश में बादल गरज रहे हों। उनके हाथ रीछ के पंजों की तरह शक्तिशाली थे, और वो किसी भी मनुष्य को इस तरह तोड़ मरोड़ सकते थे जैसे कि एक तीर को तोड़ दिया जाता हो। एक अकेला मंगोल एक बकरे को एक दिन में खा सकता था, और कई सेर दूध आसानी से पी जाता था। उनकी शक्ल भी बहुत डरावनी होती थी। छोटी छोटी और अंदर की तरफ धंसी हुई आँखें होती थी, चौड़ा मुंह होता था, छोटी गर्दन होती थी, और लंबी लंबी मूछें होती थी। आपको मैं चंगेज़ खान की फ़ोटो दिखाती हूँ। देखो आपकी मंगोल किस तरह के होते थे। ये चंगेज़ खान की फ़ोटो है, और इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से जैसे उनका बताया गया वर्णन वैसे ही वो उससे मेल खाता है। भेड़िए की भांति लंबे लंबे दांत और चपटी नाक होती थी, और उनका एक ही धर्म था, और वो था लूट मार करना। वो हिंदू या मुसलमान कोई भी हो, उनमें कोई भेदभाव नहीं करते थे, उनको अपना शत्रु समझते थे। चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, उनको अपना शत्रु समझते थे। ये उनकी विशेषता उन्होंने बताई है, जो कि इतिहासकार उनके बारे में प्रयोग करते हैं शब्दों का। ये जो समाज था, मंगोल समाज, बहुत से कबीलों में विभाजित था, और इन कबीलों में आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, लूट मार करते थे, और चरागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहते थे। ये विभिन्न कबीलों जैसे तातार, खितान, मांझू, तुर्क, इनमें बटे हुए थे, जिनमें से कुछ पशुपालक थे और कुछ खाद्य संग्राहक थे। इन सभी को एकत्रित करके एक विशाल यायावर साम्राज्य की स्थापना करने में चंगेज़ खान ने मुख्य भूमिका निभाई। उसकी महान सफलताओं को देखते हुए आज भी उसे मंगोलिया के इतिहास में महान राष्ट्रनायक के रूप में याद किया जाता है। ठीक है। ये होगी इस चैप्टर में हमने जो पढ़ना है या मंगोलों की विशेषता के बारे में। अब हम यायावर समाज कैसा था, यायावर लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन शैली कैसी थी, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हमारा आज का मुख्य विषय यायावरिता का स्वरूप या यायावर लोगों की जीवन शैली। ठीक है। तो मंगोल जो अभी आपको बताया, मध्य एशिया के आधुनिक मंगोलिया प्रदेश में रहने वाला एक
खानाबदोश या यायावर समूह था। ठीक है, जो विभिन्न कबीलों में विभाजित था, जिनमें अभी आपको बताया था मैंने कि प्रमुख थे मंगोल, तातार, नेमन, खितान, तुर्क, मांचू। ये कई कबीलों में विभाजित थे। ये पशुपालक और शिकार संग्राहक थे, तंबुओं में निवास करते थे और इनका प्रमुख भोजन दूध और मांस था। ये पितृपक्षीय वंशों में विभाजित होते थे। स्त्रियों की स्थिति इनके समाज में अच्छी नहीं थी, आपस में ये लड़ते झगड़ते रहते थे और चीन के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं, यायावर कबीलों के व्यवसाय क्या थे, क्या कार्य करते थे, आजीविका कैसे चलती थी इनकी, तो प्रमुख व्यवसाय। ठीक है, क्या व्यवसाय थे इनके? 12वीं शताब्दी में कहा जाता है कि जो यायावर कबीले थे मंगोलों के, उनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। क्यों? क्योंकि उस समय मंगोलिया में बड़ी बड़ी चरागाहें उपलब्ध थी, हरी भरी चरागाहें थी जहाँ पर पशुओं का पालन करना बहुत ही आसान था। और वो क्यों थी चरागाहें? क्योंकि अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियों से निकलने वाले सैकड़ों झरनों से वहाँ पर काफ़ी पानी आता था और ओनोन और सेलेंगा नदियों के पानी के कारण भी यहाँ पर हरी भरी घास काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होती थी। तो अब जो बड़ी बड़ी चरागाहें थी उसकी वजह से ये पशुओं का पालन करते थे और इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, जिनमें घोड़े, भेड़, गाय, बकरी, ऊंट, इन सब का वो पालन करते थे। इन पशुओं का प्रयोग किस लिए करते थे, वो इनका पालन क्यों करते थे, इनसे क्या लाभ होता था? दूध, मांस और ऊन प्राप्त करते थे और सामान ढोने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी इनका प्रयोग किया करते थे। इसके अतिरिक्त घोड़ों पर वो घुड़सवारी भी करते थे और उनके ऊपर बैठकर युद्धों में भी हिस्सा लिया करते थे। कुछ मंगोल शिकार संग्राहक थे जो शिकार करते थे। वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और मछलियां भी पकड़ते थे। यहाँ पर जो साइबेरिया के वन थे, बहुत ज़्यादा में पशु पाले जाते थे, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे साइबेरियाई वनों में, वे जो पहले के पशुपालक आपको बताए हैं उनकी तुलना में गरीब होते थे, मतलब उतने ज़्यादा धनी नहीं होते थे। उस समय मंगोलिया की स्थिति इस प्रकार की नहीं थी कि वहाँ पर कृषि की जाती, इसलिए यायावर कबीले कृषि का कार्य नहीं करते थे और इसी कारण से यहाँ पर घनी जनसंख्या में क्षेत्रों का भरण पोषण करना संभव नहीं था। तो यहाँ पे विरल जनसंख्या इधर उधर फैली हुई थी और इसी कारण यहाँ पर कोई बड़ा नगर स्थापित नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ पर अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि ज़्यादा लोग रहकर वहाँ पर अपने जीवन यापन कर सकते, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा बड़े नगरों की उपस्थिति ना के बराबर थी। ठीक है, फिर उसके बाद है कि उनका निवास स्थान कैसा था। मंगोल कबीलों के लोग चरागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, क्योंकि आपको बताया था कि वो यायावर थे, खानाबदोश थे, एक स्थान पर टिककर नहीं रहते थे, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। तो उनका जो निवास स्थान था वो क्या था? गोलाकार तंबुओं में वो रहा करते थे, जिन्हें जर कहा जाता था। जो जनसाधारण लोग थे या निम्न स्तर के लोग थे, उनके तंबू के आकार छोटे होते थे और जो धनी लोग थे या अमीर लोग होते थे उनके तंबुओं के आकार बड़े होते थे और ये तंबू सन के बने होते थे। इन तंबुओं का जो प्रवेश द्वार होता था वो दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता था। क्यों रखा जाता था दक्षिण दिशा की ओर? क्योंकि मंगोलिया में शीत हवाएं उत्तर दिशा की तरफ से आती थी, तो तंबू को या निवास स्थल को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए उसका प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर रखा जाता था, ताकि मंगोलिया या उत्तर की तरफ से आने वाली शीत हवाओं से बचा जा सके। तंबू को 2 भागों में बांटा जाता था, एक भाग परिवार के लिए होता था और दूसरा भाग मेहमानों के लिए होता था। कुछ तंबू लकड़ी के स्तंभों के ऊपर भी बनाए जाते थे,
ताकि उनके मध्य में उनको आराम से खड़ा रखा जा सके, तो उनके बीच में स्तंभ लगा दिया जाता था बीचों बीच में, ताकि जो तंबू है वो आराम से खड़ा रहे। और ज़मीन पर पशुओं की खालें बिछाई जाती थी ताकि शीत से बचा जा सके। सर्दी की वजह से बचाव रखने के लिए ज़मीन पर या फर्श पर जानवरों की खालों को बिछाया जाता था। जो बड़े बड़े तंबू होते थे उनको छकड़ों पर भी बनाया जाता था। इन तंबुओं को तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती थी और इन छकड़ों को पशुओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर खींचकर आसानी से ले जाया जा सकता था। इन तंबुओं को स्थायी तंबू कहा जाता था और ये हमेशा ऐसे ही बने रहते थे। फिर उसके बाद है समाज। मंगोल समाज कैसा था? मंगोल समाज की मूल इकाई परिवार थी। परिवार पितृ प्रधान होते थे और सबसे बड़ा जो मुखिया होता था, परिवार का सदस्य, वो परिवार का मुखिया कहलाता था। परिवार के सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते थे। धनी परिवार बहुत ज़्यादा विशाल होते थे। परिवार में पुत्र का होना आवश्यक माना जाता था। मंगोलों में बहुविवाह प्रणाली भी प्रचलित थी। एक ही परिवार या कबीले के लड़के लड़की का विवाह नहीं किया जाता था। अपने कबीले में विवाह करने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाता था। उनका विवाह अलग अलग कबीले से किया जाता था। विवाह के लिए लड़की के लिए दूसरे कबीले से संबंधित होना तो जरूरी था, इसलिए वो क्या करते थे, दूसरे कबीले की लड़कियों को उठाकर ले आते थे, जिससे उनमें लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। कुछ कबीले शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक दूसरे के बच्चों का आदान प्रदान करते रहते थे, ताकि कोई किसी की लड़की को भगाकर ना ले जाए, उनमें लड़ाई झगड़ा ना हो, युद्ध की स्थिति ना आ जाए। तो इसलिए वो आपस में लेन देन कर लेते थे ताकि शांति बनी रहे। समाज में स्त्रियों को अच्छा स्थान प्राप्त था। वे घर के सभी कार्य करती थी। घुड़सवारी का कार्य करती थी, घुड़सवारी में भी निपुण थी, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण भी लेती थी और अगर आवश्यकता पड़ती थी तो युद्ध के मैदान में जाकर शत्रु का मुकाबला भी करती थी। और पति की मृत्यु के पश्चात बच्चों और संपत्ति की देखभाल भी करती थी। फिर है उनका भोजन। भोजन किस प्रकार का था? जो खानाबदोश लोग थे उनका प्रमुख भोजन मांस और दूध था। ये लोग घोड़े का मांस खाने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन थे। इसके अतिरिक्त गाय, भेड़, बकरी इत्यादि का मांस भी खाते थे और कुछ लोग कुत्तों, लोमड़ियों, चूहों, खरगोशों का मांस भी खाते थे। अधिकतर वो पकाए हुए या उबले हुए मांस का प्रयोग करते थे, लेकिन कभी कभी वो कच्चा मांस भी खा लिया करते थे। बचे हुए मांस को चमड़े के थैलों में भरकर रख देते थे और वो खाने के बर्तनों की सफाई की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते थे। गंदगी उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं जाता था। अगर गंदा है तो उसके लिए सफाई करने का उनका कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं देते थे। वे घोड़ी का दूध पीते थे, जिसे कुम्मी कहा जाता था, और धनी लोग शराब का सेवन करते थे, जिसे चीन से मंगवाया जाता था। इसके सेवन को सम्मानजनक माना जाता था। लेकिन जैसे आपको पहले बताया था कि चाहे वो कितना ही अपने भोजन के लिए ध्यान रखते थे, लेकिन साफ़ सफाई की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते थे। ना तो वो अपने बर्तनों की सफाई की तरफ ध्यान देते थे और ना ही वो अपने खाने की जो वस्तुएं होती थी, पदार्थ होते थे, उनकी सफाई की तरफ वो ध्यान दिया करते थे। फिर आ जाता है उसका पोशाक। वो किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? यायावर साम्राज्य या समाज के लोग सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र पहनते थे। सूती और रेशमी वस्त्रों को चीन से मंगाया जाता था और ऊनी वस्त्रों को वो स्वयं तैयार करते थे। वे पशुओं की खाल के वस्त्र भी पहनते थे, जिनमें कोट और टोपी प्रमुख होते थे। जनसाधारण के वस्त्र सामान्य होते थे। धनी लोगों के वस्त्र बहुमूल्य होते थे। सर्दियों से बचाव के लिए फर के कोट और टोप पहने जाते थे। स्त्रियों के वस्त्र और उनके सिर पर डालने वाला एक विशेष प्रकार का टोप होता था, जिसे वो पहनती थी। फिर आ जाता है मृतकों का संस्कार कैसे करते थे ये लोग।
यायावर समाज के लोग रात्रि के समय में अपने मृतकों का संस्कार करते थे। वे शवों को ज़मीन में दफनाते थे और मृत्यु के पश्चात जीवन में विश्वास रखते थे। वे शवों के साथ खाने पीने की वस्तुएं और बर्तनों आदि को भी रखते थे। धनी व्यक्तियों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं, उनके घोड़ों, नौकरों और स्त्रियों को भी दफन किया जाता था। जो शव होते थे इनके समाज के, उनको उस स्थान पर दफनाया जाता था जो मृतक व्यक्ति का सबसे प्रिय स्थान होता था, या उसने अपने जीवन काल में ही उस स्थान को चुन लिया जाता था कि यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया जाए, तो उसी स्थान पर उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। फिर आ जाता है व्यापार। मंगोलिया में संसाधनों की बहुत कमी थी, क्योंकि स्टेपी क्षेत्र था, वहाँ पर इतने अधिक संसाधन नहीं थे, इसलिए उन्हें व्यापार के लिए अपने पड़ोसी देश चीन के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि उन्हें खाद्य उत्पाद और लोहे के उपकरण चाहिए होते थे, इसलिए वो चीन के ऊपर ही आधारित थे। उनका व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले में वस्तु देना, पैसों से कोई लेन देन नहीं होता था। एक सामान दिया, उसके बदले में अपनी ज़रूरत का सामान उन्होंने ले लिया, और ये जो व्यवस्था थी दोनों पक्षों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रही थी। मंगोल चीन वासियों को घोड़े, फल, शिकार की वस्तुएं विनिमय करते थे, और मंगोल कबीलों के लोग चीन वासियों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखते थे, क्योंकि उनको इनसे बहुत अधिक लाभ होता था। चीन से वो कृषि उत्पाद और लोहे के उपकरणों का आयात करते थे, और बदले में उनके पास जो भी होता था, चाहे घोड़े हैं, फर है या शिकारी जानवर हैं, वो उनको दिया करते थे। दोनों पक्षों में कभी कभी अधिक लाभ कमाने के लिए सैनिक कार्यवाही भी हो जाती थी, मतलब कि उनमें झगड़ा हो जाता था, जो सुलझता नहीं था तो एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर देते थे और लूटपाट में सम्मिलित हो जाते थे। इस लूट मार में या सैनिक कार्यवाही में नुकसान चीन को ही उठाना पड़ता था, यायावरों को बहुत कम नुकसान उठाना पड़ता था। इसका कारण क्या था कि वो लूटपाट करने के बाद दूर क्षेत्रों में जाकर छुप जाते थे। वो जंगल के या वनों के कोने कोने से परिचित थे, इसलिए वो लूटपाट करके उन जंगलों में जाकर छुप जाते थे, और चीन वालों को उनको ढूंढना बहुत मुश्किल था, और इससे उन्हें बहुत ज़्यादा क्षति होती थी या नुकसान उठाना पड़ता था। वो कमज़ोर पड़ जाते थे और इसलिए उनको बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 8वीं शताब्दी से पूर्व ही उन्होंने अपनी रक्षा के लिए किलेबंदी आरंभ कर दी थी, और 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उन्होंने एक दीवार बनवा दी, जिसे चीन की महान दीवार का नाम दिया गया। चीनी शासकों ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया। इससे चीन वासियों ने मंगोलों के साथ व्यापारिक समझौते किए, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला, लेकिन उनकी लूटपाट से डर के कारण उन्होंने एक महान दीवार का निर्माण किया, जिसे चीन की दीवार के नाम से जाना जाता है। ये था उनका जीवन, किस प्रकार से वो यायावर जीवन व्यतीत करते थे, कैसे रहते थे, क्या क्या उनकी विशेषताएं थी। धन्यवाद।